हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्लैक्स एकेडमी। आप लोगों का ग्लैक्स एकेडमी में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अब तक खुश होंगे, खुशियां बांटते होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, मैं प्रोफेसर कहकशां आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप लोगों के सामने हाजिर हूँ फिर एक नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ। चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। एक मिनट, क्या हो रहा है। हाँ, हमारा पहला प्रश्न क्या है। यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फुहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सत पुरुष उत्तमो कथी, गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो एक नंबर संयमी हो, 2 नंबर इंद्रिय दमन करने वाला हो, 3 नंबर कूट भाषा बोलने वाला हो, 4 नंबर महासुखवादी हो। ठीक है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। ये इसमें से कौन सा कूट सही होगा हमारा, बताइए। इसमें से हमारा सही कूट होगा डी नंबर। हमारा सही उत्तर क्या होगा इसमें से, डी नंबर। ओके, डी नंबर हमारा कैसे होगा, 1 और 2। 1 और 2 में क्या है, सच्चा साधक वही है जो संयमी होता है और महासुखवादी होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नौ यौवनिया, सूरदास प्रभु जी तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं, बताइए। अब हरि भय चिकनिया, सूरदास का ने इसका मतलब क्या निकाला है। फिर से पढ़ते हैं, ऐसे क्या है। श्याम विनोदनी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आम्ही, चाहत नौ यवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। 1 नंबर श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, 2 नंबर श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, 3 नंबर श्री कृष्ण छैले हो गए हैं, 4 नंबर श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। कूट में देखिए क्या इसमें सही होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सोचिए सोचिए, डी नंबर। ओके, मैं ही बता रही हूँ, डी नंबर इसका होगा उत्तर। इसका उत्तर होगा डी नंबर। श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। ठीक है, क्या है इसमें, हमारा ये दोनों उत्तर ही हैं। क्या है, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। क्लियर, इसमें कोई परेशानी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। 1 नंबर उद्भावक आचार्य, 2 नंबर व्याख्याता आचार्य, 3 नंबर उद्गाता आचार्य, 4 नंबर कवि शिक्षक। क्या है, कवि शिक्षक। 1 नंबर उद्भावक आचार्य, 2 नंबर व्याख्याता आचार्य, 3 नंबर उद्गाता आचार्य, 4 नंबर कवि शिक्षक। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा हमारा, बोलिए। हमारा सही उत्तर होगा सी नंबर।
इसमें से क्या क्या होगा, 1, 2 अथवा 4। उद्भावकाचार्य और व्याख्याताचार्य और कवि शिक्षक। ठीक है, इसका उत्तर होगा सी नंबर। ठीक है, ये और ये क्या है, रीतिकालीन आचार्यों की श्रेणियों में आते हैं। और उद्गाता आचार्य जो हैं वो रीतिकालीन आचार्य में नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता है कि उद्भावक आचार्य या व्याख्याताचार्य या कवि शिक्षक किसे कहा गया है, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, उन लक्षण ग्रंथों की जो लिखे हैं ना, मतलब जो जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं उसे हम क्या कहते हैं, रीतिकालीन आचार्य। लक्षण ग्रंथ, क्लियर, जिन्होंने ये लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वो क्या है, बोलिए, वो रीतिकालीन आचार्यों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर, और इसमें इसमें इस श्रेणी में आने वाले जो कवि हैं उनका नाम क्या क्या है, बताइए। इस श्रेणी में आने वाले जो कवि हैं उनका नाम क्या क्या है, केशव, मतीराम, देव और भिखारी दास। एक मिनट, आप लोगों को दिक्कत होगा ना, जगह ही नहीं मिलता है मुझे। भिखारी दास, आशा करती हूँ आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, केशव, मतीराम, देव, भिखारी दास। क्लियर, इस मतलब इन्होंने लक्षण ग्रंथों को लिखा है। ठीक है, और लक्षण ग्रंथ जो लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रीतिकालीन आचार्य कहते हैं। और इसकी श्रेणी में कौन कौन आते हैं, जैसे उद्भावक आचार्य, व्याख्याताचार्य और कवि शिक्षक। क्लियर, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। 1 नंबर, रोला छंद में लिखी गई। कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया। और तीसरा क्या है, इसमें अनुप्रासादी युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई गई है। इसमें क्या होगा, रास पंचाध्यायी की विशेषताएं इसमें से कौन कौन है, तो रास पंचाध्यायी की विशेषताएं इसमें से 1, 2 और 3 है। रास पंचाध्यायी की विशेषताएं इसमें से 1, 2 और 3 है। क्लियर, क्या क्या 1, 2, 3, यह रोला छंद में लिखी गई है। रास पंचाध्यायी किस में लिखा जाता है, लिखा गया है, तो ये रोला छंद में लिखा गया है। और कृष्ण की लीला का, रास लीला जो उन्होंने किए हैं कृष्ण जी ने, उसका इसमें विस्तार के साथ वर्णन है। तीसरा क्या है, अनुप्रसाद युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया। क्लियर, तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, बी नंबर। ठीक है, कोई समस्या, आशा करती हूँ कि कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं। उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा में पदों को गाया। 2 नंबर, उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है।
उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। इसमें कौन से उत्तर होंगे हमारे सही? नीचे कूट में दिए गए हैं, कौन कौन से इसमें सही उत्तर होंगे बताइए आप लोगों। तो इसके सही उत्तर हैं आपके सी नंबर। क्या है? सी नंबर। सी नंबर में क्या क्या है? 2, 3, 4। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है, सूरदास जी ने जो भ्रमर गीत लिखे थे वो कहाँ से लिए थे? श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से ही लिखे थे उन्होंने। दूसरी बात, तीसरे में आते हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। एग्जैक्टली उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं, उन्होंने हर एक लीला को इस तरह से उन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से उकेरने का प्रयत्न किया है कि जैसे वो कि मेरे सामने वो अभी ही छवि बनकर उभर चला है। जैसे कि हम लोग उस पदों को गाते नहीं है, पढ़ते नहीं है, ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल उसे दृश्यमान रूप से देख रहे हैं। अच्छा, चौथा हमारा क्या है कि उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। बिल्कुल, उनके जब पदों को जब पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक लय में, एक सुर और ताल के साथ बिल्कुल काव्यपूर्ण लगता है। उसमें किसी भी तरह की कोई उसमें त्रुटि नहीं दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। क्या है? रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। दूसरा में इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। 3 नंबर, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। 4 नंबर, ये स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने का काम करती हैं। क्या है इसमें? रहीम के अनुसार, रहीम की जो कविता है नगर शोभा, उसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो उसकी विशेषताएं हैं 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। क्या है इसमें? 1, 2, 4। 1, 2, 4 हमारा कहाँ है? 1, 2, 4 हमारा 1 नंबर में दिखता है। क्या है इसमें? कि इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया है। इसमें जो भी नगर के बारे में दिया गया है, इसमें से कुछ छुटपुटा सा, कुछ अच्छा ही अंश को लेकर के उन्होंने रहीम ने लिखा है। और दूसरी क्या है? इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। उस समय वर्ण व्यवस्था, आप लोगों को भी पता है कि वर्ण व्यवस्था उस प्रकार, उस समय मतलब किस प्रकार समाज में बैठा हुआ था। बिल्कुल जैसे कि वो जानेगा, आप लोग भी हिस्ट्री पढ़े हैं, हिस्ट्री में आप लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में बखूबी पढ़े होंगे पूरे डिटेल में। तो इसके बारे में हम लोग उतना ज्यादा बात नहीं करते हैं। वैसे तो अगर कहा जाए तो शरद पवार जी का अछूत कहाँ, अगर उपन्यास आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें तो पूरी तरह से दिख जाएगा। और भीमराव अंबेडकर के बारे में भी आप लोग जब जानते हैं तो उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, हमारा चौथा नंबर है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। हाँ, इसमें उत्पाद बेचने की, अपनी सामानों को बेचने का काम करती हैं स्त्रियां। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या है विशेषताएं? 1 नंबर, रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है। 2 नंबर, इसमें तात्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। इसमें सही उत्तर हमारा क्या होगा? बोलिए। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा डी नंबर। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, डी नंबर में क्या है? 1, 2, 4 रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रमाणिक है। सही बात है, इसकी प्रमाण हमें मिलती है। इसके जब प्रमाण खोजा गया तो इसके प्रमाण हमें मिले हैं, लेकिन रासो साहित्य की जब प्रमाण की बात आती है तो उसके प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। 2 नंबर में इसमें तात्कालीन इतिहास सुरक्षित है। एग्जैक्टली इसमें जो भी बातें आई हैं इतिहास से होकर आई हैं। कहाँ से होकर आई हैं? इतिहास के होकर आई हैं। ठीक है,
और दूसरी बात, हम जब बात करते हैं 4 नंबर की, कि इसमें किसी वीर काव्य की फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। इसमें वीर काव्य की फिरंगियों का वर्णन सच में है। जब हम घनानंद के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय घनानंद के साथ जो होता है अंतिम समय में, घनानंद के अंतिम स्टेज में जो कहा गया है वो आप लोग उसको जानते होंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विष्णुप्रिया, खंड काव्य, सिद्धराज, खंड काव्य, साकेत, महाकाव्य, जय भारत, मुक्तक काव्य। इसमें से कूट मिलान कीजिए आप लोग। कूट मिलान कीजिए, इसमें कौन सा कूट मिलान होगा हमारा? तो इसका सही कूट मिलान है हमारा सी नंबर। विष्णुप्रिया बिल्कुल खंड काव्य है। सिद्धराज बिल्कुल खंड काव्य है। साकेत महाकाव्य है। जय भारत खंड काव्य है। मुक्तक काव्य नहीं है ये। क्या है? मुक्तक काव्य नहीं है ये। क्या है? खंड काव्य। अच्छा, विष्णुप्रिया जी की जब बात हो रही है तो विष्णुप्रिया के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सिद्धराज इनके भी मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत इनके भी मैथिली शरण गुप्त है। और जय भारत के तो आप लोग को पता ही होगा कि ये भी मैथिली शरण गुप्त के हैं। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किन का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? 1 सिपाही, 2 आर्द्र, 3 दैनिकी, 4 पुष्प की अभिलाषा। इसमें से किसका संबंध है माखनलाल चतुर्वेदी का? तो बी नंबर। क्या है? बी नंबर, पुष्प की अभिलाषा और सिपाही। आप लोग पढ़े ही होंगे पुष्प की अभिलाषा कभी ना कभी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, इस तरह से करके उनकी पंक्तियां स्टार्ट होती हैं। लेकिन आद्रा और दैनिकी की बात जब की जाए तो ये इनकी नहीं है, ये अन्य की है। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। और प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।